हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं कक्षा 11 की विषय हिंदी की पुस्तक आरोह भाग 1 का गद्य खंड से पहला पाठ, जिसका शीर्षक है नमक का दारोगा, इसका सारांश बताऊंगी। लेकिन इससे पहले मैं इस पाठ के लेखक प्रेमचंद जी का जीवन परिचय बताना चाहूँगी। साहित्य के बारे में प्रेमचंद का कहना है, साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। अर्थात साहित्य में वो कल्पनाशीलता है, वो सृजना शक्ति है जिसके आधार पर हम जड़ या चेतन दोनों के भावों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। इसके साथ ही उनके जीवन से संबंधित कुछ बातें। प्रेमचंद का जन्म 1880 में उत्तर प्रदेश के लमही गांव में हुआ। इनका मूल नाम धनपत राय था। इनका बचपन अभावों में बीता। इन्होंने स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण बीए तक की पढ़ाई मुश्किल से पूरी की। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बाद भी उनका लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। इनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष इनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों थे। इनका निधन 1936 में हुआ। इनकी रचनाओं के बारे में कहा जा सकता है कि प्रेमचंद का साहित्य संसार अत्यंत विस्तृत है। ये हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। इनकी रचनाओं में सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं। कहानियों में सोजे वतन, मानसरोवर जो 8 खंड में है, गुप्त धन आदि। नाटक में करबला, संग्राम, प्रेम की देवी। निबंध संग्रह में कुछ विचार, विविध प्रसंग हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर किया जाता है। जब कहानी और उपन्यास का काल विभाजन हिंदी साहित्य में है आधुनिक काल में, तो वो प्रेमचंद युग के नाम से प्रसिद्ध है, प्रेमचंद युग के नाम से जाना जाता है। वस्तुतः प्रेमचंद ही पहले रचनाकार हैं जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रोमानियत के धुंधलके से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया। अर्थात वो कहानियाँ जो पहले कल्पना आधारित होती थीं, लेखकों की कल्पना के आधार पर निर्मित होती थीं, प्रेमचंद ने उसे यथार्थ से जोड़ा। यानी कि जो जीवन था, जो तत्कालीन समाज था, उससे किरदारों को उठाया और समाज को सच का आईना दिखाया अपनी रचनाओं के माध्यम से। यथार्थ की जमीन से जुड़कर कहानी किस्सा गोई तक सीमित न रहकर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से भी जुड़ी। इसमें उनकी हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाट बाट और जातीय स्वरूप के साथ आई है। उनका आरंभिक कथा साहित्य कल्पना, संयोग और रोमानियत के ताने बाने से बुना है, लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया और पंच परमेश्वर जैसी कहानी तथा सेवा सदन जैसे उपन्यास के साथ सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाने वाली यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में सामने आए। यथार्थवाद के भीतर भी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा प्रेमचंद ने की। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद स्वयं उन्हीं की गढ़ी हुई संज्ञा है। उनकी कहानियाँ और उपन्यास के पात्र जो थे, उनका जीवन जो है वो यथार्थ से दो चार होता था। यानी कि यथार्थ जीवन का वर्णन उनके माध्यम से अपनी रचनाओं में प्रेमचंद करते थे, लेकिन उस कहानी का अंत जो है एक आदर्श स्थापित करता था। इसलिए प्रेमचंद की रचनाओं को कहा जाता है कि यथार्थवादी आदर्शोन्मुख आधार लिए रहती थी।
यह कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में उनके रचनात्मक प्रयासों पर लागू होती है, जो कटु यथार्थ का चित्रण करते हुए भी समस्याओं और अंतर विरोधों को अंततः एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देती है। यहाँ जो आपकी पाठ में उनकी कहानी है नमक का दारोगा, जिसका शीर्षक है, वो भी एक यथार्थ से परिचित कराती है, लेकिन उसका अंत भी आदर्शोन्मुख ही होता है, एक आदर्श को स्थापित करता है। नमक का दारोगा। इस पाठ का सारांश कुछ इस प्रकार है। ये शीर्षक जो है नमक का दारोगा, प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी है, जो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का एक मुकम्मल उदाहरण है। यह कहानी धन के ऊपर धर्म की जीत है। धन और धर्म को क्रमशः असद्वृत्ति और सद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य कहा जा सकता है। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित अलोपीदीन और मुंशी वंशीधर नामक पात्रों ने किया है। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी वंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित अलोपीदीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से हटवा देते हैं, लेकिन अंततः सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। वे सरकारी विभाग से बर्खास्त वंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं, परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। नमक का विभाग बनने के बाद अब इस कहानी की जो शुरुआत होती है वो कुछ इस प्रकार है। नमक का विभाग बनने के बाद लोग नमक का व्यापार चोरी छिपे करने लगे। इस काले व्यापार से भ्रष्टाचार बढ़ा। अधिकारियों के पौ 12 थे। लोग दारोगा पद के लिए ललायित थे। मुंशी वंशीधर भी रोजगार को प्रमुख मानकर इसे खोजने लगे। इनके पिता अनुभवी थे। उन्होंने घर की दुर्दशा तथा अपनी वृद्धावस्था का हवाला देकर नौकरी में पद की ओर ध्यान न देकर ऊपरी आय वाली नौकरी को बेहतर बताया, यानी कि जहाँ से गलत तरह से पैसे आ सके। वे कहते हैं कि मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। जैसे पूर्णिमा का चांद जो होता है वो बहुत सुंदर और चमकीला और पूर्ण रूप में होता है, और जैसे जैसे चांदनी रात की समयावधि बीतती जाती है वो घटता जाता है। तो वो उसका उदाहरण देते हुए कहते हैं कि वेतन जो होता है वो एक दिन पूरा अच्छा दिखता है और फिर घटते घटते समाप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिसमें सदैव प्यास बुझती है, यानी कि आदमी को अपनी अतिरिक्त ज़रूरतें पूरी करने के लिए ऊपरी आमदनी की आवश्यकता होती है। वो अपनी सामाजिक परिस्थितियों से जो संघर्ष कर रहे थे, जो जूझ रहे थे, वो अपने अनुभव के आधार पे इस तरह का विचार अपने बेटे के सामने अभिव्यक्त करते हैं। वो कहते हैं, आवश्यकता वो अवसर देखकर विवेक से काम करो। वंशीधर ने पिता की बातें ध्यान से सुनी और चल दिए। धैर्य, बुद्धि, आत्मावलंबन वो भाग्य के कारण नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। घर में खुशी छा गई। सर्दी के मौसम की रात में नमक के सिपाही नशे में मस्त थे। वंशीधर ने 6 महीने में ही अपनी कार्य कुशलता व उत्तम आचार व्यवहार से अफसरों का विश्वास जीत लिया था। यमुना नदी पर बने नावों के पुल से गाड़ियों की आवाज़ सुनकर वे उठ गए। उन्होंने गोलमाल की शंका जताई। जाकर देखा तो गाड़ियों की कतार दिखाई दी। पूछताछ पर पता चला कि वे पंडित अलोपीदीन की है। अलोपीदीन इस इलाके के प्रसिद्ध जमींदार थे जो ऋण देने का काम करते थे।
कहानी की शुरुआत में जो मैंने आपको बताया है कि मुख्य पात्र अलोपीदीन और वंशीधर के माध्यम से लेखक ने धन और धर्म में युद्ध दिखाया है और अंततः धर्म की विजय एक आदर्श को स्थापित करते हुए बताया है। जब वंशीधर ने तलाशी ली तो पता चला कि उन गाड़ियों में नमक है। पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ में ऊँघते हुए जा रहे थे, तभी गाड़ी वालों ने गाड़ियाँ रोकने की खबर दी। पंडित सारे संसार में लक्ष्मी को प्रमुख मानते थे। न्याय नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं। इसी घमंड में निश्चिंत होकर दारोगा के पास पहुँचे। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार तो आप ही हैं, आपने व्यर्थ ही कष्ट उठाया, मैं सेवा में स्वयं ही आ रहा था। वंशीधर पर ईमानदारी का नशा था। उन्होंने कहा कि हम अपना ईमान नहीं बेचते, आपको गिरफ्तार किया जाता है। यह आदेश सुनकर पंडित अलोपीदीन हैरान रह गए। यह उनके जीवन की पहली घटना थी। बदलू सिंह उनका हाथ पकड़ने में घबरा रहा था। फिर अलोपीदीन ने सोचा कि नया लड़का है, दीन भाव में बोले, आप ऐसा न करें, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। वंशीधर ने साफ मना कर दिया। अलोपीदीन ने 40,000 तक की रिश्वत देनी चाही, परंतु वंशीधर ने उनकी एक न सुनी। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। उस समय में, जिस समय की ये रचना है, 40,000 रुपये की बहुत कीमत होती थी। सुबह तक हर जबान पर यही किस्सा था। पंडित के व्यवहार की चारों तरफ निंदा हो रही थी। भ्रष्ट व्यक्ति भी उनकी निंदा कर रहे थे। अगले दिन अदालत में भीड़ थी। अदालत में सभी पंडित अलोपीदीन के माल के गुलाम थे। वे उनके पकड़े जाने पर हैरान थे, इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा पैसे वाला व्यक्ति जो कि धन के माध्यम से सबको खरीद सकता है, वो कानून के पंजे में कैसे आया। इस आक्रमण को रोकने के लिए वकीलों की फौजें तैयार की गईं। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। वंशीधर के पास सत्य था, गवाह लोभ से डांवाडोल थे। मुंशी जी को न्याय में पक्षपात होता दिख रहा था। वहाँ के कर्मचारी पक्षपात करने पर तुले हुए थे। मुकदमा शीघ्र समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने लिखा कि पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध प्रमाण आधारहीन हैं, वे ऐसा कार्य नहीं कर सकते। दारोगा का दोष अधिक नहीं है, परंतु एक भले आदमी को दिए कष्ट के कारण उन्हें भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी दी जाती है। इस फैसले से सबकी बाँछें खिल गईं। खूब पैसा लुटाया गया, जिसने अदालत की नींव तक हिला दी। वंशीधर बाहर निकले तो चारों तरफ से व्यंग की बातें सुनने को मिली। उन्हें न्याय, विद्वता, उपाधियां आदि सभी निरर्थक लगने लगे। वंशीधर को बर्खास्तगी का एक पत्र 1 सप्ताह में ही आ गया। उन्हें कर्तव्य परायणता का दंड मिला। दुखी मन से वो घर चले। उनके पिता खूब बड़बड़ाए, वह अधिक ईमानदार बनता है, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। उन्हें अनेक कठोर बातें कहीं। माँ की तीर्थ यात्रा की आशा मिट्टी में मिल गई। पत्नी कई दिन तक मुंह फुलाए रही। 1 सप्ताह के बाद अलोपीदीन सजे रथ में बैठकर मुंशी के घर पहुँचे। वृद्ध मुंशी उनकी चापलूसी करने लगे तथा अपने पुत्र को कोसने लगे। अलोपीदीन ने उन्हें ऐसा करने से रोका और कहा कि कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्ज्वल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। उन्होंने वंशीधर से कहा कि इसे खुशामद न समझिए, आपने मुझे परास्त कर दिया। वंशीधर ने सोचा कि वे उसे अपमानित करने आए हैं, परंतु पंडित की बातें सुनकर उनका संदेह दूर हो गया। उन्होंने कहा कि यह आपकी उदारता है, आज्ञा दीजिए।
अलोपीदीन ने कहा कि नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, अब स्वीकार करनी पड़ेगी। उसने एक स्टाम्प पत्र निकाला और पद स्वीकार करने के लिए प्रार्थना की। वंशीधर ने पढ़ा, पंडित जी ने अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर, 6,000 वार्षिक वेतन, रोज़ाना खर्च, सवारी, बंगले आदि के साथ नियत किया था। वंशीधर ने कांपते स्वर में कहा कि मैं इस उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। ऐसे महान कार्य के लिए बड़े अनुभवी मनुष्य की ज़रूरत है। अलोपीदीन ने वंशीधर को कलम देते हुए कहा कि मुझे अनुभव, विद्वता, मर्मज्ञता, कार्यकुशलता की चाह नहीं। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। वंशीधर की आंखें डबडबा आईं। उन्होंने कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज़ पर हस्ताक्षर कर दिए। अलोपीदीन ने उन्हें गले लगा लिया। इस कहानी में पहले समाज में होने वाले अधर्म और उसके संरक्षण में लगे लोगों का वर्णन है। वही वंशीधर जैसा ईमानदार व्यक्ति जो है वो अपने धर्मपरायणता का पालन करता है और अलोपीदीन जैसे व्यक्ति को अपने कार्यों के माध्यम से न्यायालय तक पहुंचाता है। लेकिन वहाँ धर्म और धन और धर्म में जब युद्ध ठंडता है तो समाज के सामने तो धन की विजय होती है, अलोपीदीन जीत जाते हैं। लेकिन जैसा जो प्रेमचंद की जो रचना है, प्रेमचंद की रचनाओं का जो आधार है, जिसे कहा जाता है कि यथार्थवादी आदर्शोन्मुख, यथार्थ का परिचय देते हुए कहानी का अंत सुखांत हो, इसलिए एक आदर्श स्थापित करते हैं प्रेमचंद अपनी रचनाओं में। जो उन्होंने यहाँ भी क्या किया कि पहले तो यथार्थ का वर्णन किया कि धर्म पर धन का विजय हो जाता है। उसके बाद अलोपीदीन के हृदय परिवर्तन के साथ उन्होंने एक धर्म को स्थापित करने के लिए, धर्म की विजय स्थापित करने के लिए, एक आदर्श स्थापित करने के लिए इस कहानी का सुखांत कर दिया। इसके साथ ही ये सारांश समाप्त होता है। अब इसके प्रश्नों को हम देखेंगे। प्रश्नों में हम देखते हैं, पहला प्रश्न है, कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? तो इस कहानी में आप इस कहानी को पढ़ने के बाद आप अपने विवेक के आधार पे बताएंगे कि धर्म के लिए लड़ने वाला व्यक्ति सही है या धन के आधार पे धर्म को परासित करने वाला व्यक्ति सही है। दूसरा प्रश्न है, नमक का दारोगा कहानी में पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू उभर कर आते हैं? तो इसमें तो हम कहेंगे कि पहला जो उनका व्यक्तित्व का पक्ष है वो है लक्ष्मी के उपासक। पंडित अलोपीदीन लक्ष्मी के उपासक हैं। वो लक्ष्मी को सर्वोच्च मानते हैं। उन्होंने अदालत में सबको खरीद रखा है। वे कुशल वक्ता भी हैं। वाणी व धन से उन्होंने सबको वश में कर रखा है। इसी कारण वे नमक का अवैध धंधा करते हैं। वंशीधर द्वारा पकड़े जाने पर वे अदालत में धन के बल पर स्वयं को रिहा करवा लेते हैं और वंशीधर को नौकरी से हटवा देते हैं। इसके साथ ही जब वंशीधर से मिलने के बाद उनके व्यक्तित्व का दूसरा पक्ष उभर कर आता है, जिसमें वो वंशीधर के ईमानदारी के कायल हो जाते हैं। कहानी के अंत में उनका उज्जवल रूप सामने आता है। वे वंशीधर की ईमानदारी के कायल हैं। ऐसा व्यक्ति उन्हें सरलता से नहीं मिल सकता था। वे स्वयं उनके घर पहुँचे और उसे अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर बना दिया। उन्हें अच्छा वेतन व सुविधाएं देकर मान सम्मान बढ़ाया। उनके स्थान पर आम व्यक्ति को सदा बदला लेने की बात हो सोचता रहता है, जबकि वो जो है उनका हृदय जो है परिवर्तित हो जाता है उनके व्यवहार के कारण। तीसरा प्रश्न है, कहानी में लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में
इस पाठ से उस अंश को उद्धृत करते हुए बताइए कि समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं। पहला है वृद्ध मुंशी जी जो वंशीधर के पिता हैं। वृद्ध मुंशी जी जो वंशीधर के पिता हैं, जो भ्रष्ट चरित्र का प्रतिनिधि हैं। इसे धन में ही सब कुछ दिखाई देता है। यह अपने बच्चों को ऊपर की कमाई तथा आम आदमी के शोषण की सलाह देता है। पाठ में इस तरह का अंश जो आया है जिसमें वो अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर जाऊँ। यानी कि अपनी वृद्धावस्था को ऐसा बताते हैं जैसे कि नदी के किनारे कगार पे जो वृक्ष होते हैं वो कभी भी कटान के कारण पानी में बह जाते हैं। तो वो अपनी वृद्धावस्था का उदाहरण इस आधार पर देते हैं। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। यह तो पीर का मज़ार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिसमें सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से इसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है। ऐसे ऐसे वो तर्क देते हैं, उन्हें बेईमानी सिखाते हैं अपने बेटे को। वहीं जो वकील जो किरदार है, वकील समाज के उस पेशे का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सिर्फ अपने लाभ की फिक्र करते हैं। उन्हें न्याय अन्याय से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें धन से मतलब होता है। अपराधी के जीतने पर भी वे प्रसन्न होते हैं। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। स्वजन बांधवों ने रुपयों की लूट की, उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। वकीलों ने नमक के दारोगा को चेतावनी तक दिलवा दी। यद्यपि नमक के दारोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उदंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानस को कष्ट झेलना पड़ा। इस तरह की बातों का सामना करना पड़ा वंशीधर को वकीलों के कारण। उसके बाद शहर की भीड़ भी किस तरह का प्रमाण देती है। इस कहानी में प्रेमचंद जी ने बताया है कि शहर की भीड़ तमाशा देखने का काम करती है। उन्हें निंदा करने वो तमाशा देखने का मौका चाहिए। उनकी कोई विचारधारा नहीं होती। आलोपी दिन की गिरफ्तारी पर शहर की भीड़ की प्रतिक्रिया जो इस कहानी में बताई गई है। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। यानी कि बातें जो हैं एक मुंह से दो और दो से चार होती। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी करता रहा। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोजनामचे भरने वाला अधिकारी, कल्पित यानी कि अपनी कल्पना के आधार पर भरने वाले, रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित आलोपी दिन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होंगी, भीड़ के मारे छत और दीवारों में कोई भेद न रहा। यानी कि इस तरीके से हुजूम उमड़ आया लोगों का। यहाँ चौथा प्रश्न जो है इसका उत्तर इस प्रकार होगा, मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, क्योंकि यह भी महीने में एक ही बार दिखाई देती है। इसमें पहला जो है क वाला कि यह किसकी उक्ति है, तो यह वंशीधर के पिता की है जो कहते हैं कि मासिक वेतन पूर्णमासी का चांद है। इस तरह की बातों में ग का जो उत्तर होगा कि पिता के इस वक्तव्य से हम सहमत नहीं हो सकते। पिता का कर्तव्य पुत्र को सही रास्ते पे चलाना होता है,
परंतु यह पिता स्वयं ही भ्रष्टाचार के रास्ते पर चलने की सलाह देते हैं। इसके साथ ही 5वां प्रश्न जो है, नमक का दारोगा कहानी के कोई 2 अन्य शीर्षक बताएं। तो ये आप जब कहानी को पढ़ने और सुनने के बाद इस तरह का आप शीर्षक स्वयं चुनकर लिखें। इसके साथ ही यह वीडियो समाप्त हुआ। धन्यवाद।